बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना दिल। नाज़रीन, आइंदा माह मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत हो रही है। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर खबरें सामने आई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में वज़ीर ख़जाना के नाम पर इत्तेफाक राय हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ फौरी तरदीद की बल्कि आज शरीर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक फेक न्यूज़ के जरिए इसहाक डार के सर पर निगरान वज़ीर आज़म का ताज सजाने की नाकाम कोशिश भी की गई है। आखिर कौन इस फेक न्यूज़ के पीछे था और इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी ने क्यों इनकार किया? क्या निगरान वज़ीर आज़म IMF की मंजूरी से ही आएगा? निगरान सेटअप के इख्तियारात में इजाफे के लिए आइन में किस तरह तरमीम की तैयारियां की जा रही हैं और इन इख्तियारात में इजाफा करने की आखिर जरूरत क्यों पेश आ रही है? चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस में चेयरमैन PTI को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया गया है। अदालत में आज जज हुमायूं दिलावर ने किसको शटअप कॉल दी और फिर खुद इंसाफ के लिए जज साहब ने अदालत से रुजू क्यों किया? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इम्तियाज आलम साहब और मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब। इम्तियाज आलम साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत की जा रही है। पहले जिसको फेक न्यूज़ कहा जा रहा है, कल इसी तरह की खबरें गर्दिश में थी कि इसहाक डार के नाम पर इत्तेफाक हो गया है, और आपके ख्याल में फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा किसने किया और बकौल शरीर रहमान के किसने इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म का ताज पहनाने की कोशिश की? मेरा ख्याल है कि फेक न्यूज़ तो शहबाज राना नहीं दे सकते। अलबत्ता किसी ने ये किया है कि इसहाक डार साहब की जो तजवीज़ थी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने की, ये कबल अज वक्त दे के खबर या दिलवा कर ब्रेक करके उनके इम्कान को ख़त्म कर दिया है। अच्छा। उस पर तो बड़ी वाज़ा तरदीद खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आ गई है। गालिबन इसमें मंतक ये थी, मेरा मतलब है कि ख्वाजा आसिफ भी इसकी सख्ती से तरदीद कर चुके हैं कि शायद ये ठीक भी नहीं है, लोगों को कबूल भी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है कि वो एक पार्टी के बड़े लीडर और इस हुकूमत में वजीर भी हैं। अलबत्ता ये जो इसकी वजह तस्मिया को समझ आती है कि देखिए, इस वक्त दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो IMF का एजेंडा है जो कि अगले 9 महीने IMF चाहता है कि उसकी शराइत पूरी हो और कोई उससे पीछे ना हटे। इस पर दस्तखत PTI ने भी किए, IMF के पीपल्स पार्टी ने भी किए और मुस्लिम लीग ने भी किए या PDM ने किए। तो अब डर ये है कि कहीं ये केयर टेकर पीरियड में ये मामला जो है स्टैंड बाई अरेंजमेंट का ये ख़राब ना हो जाए। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें इम्प्लाइडली बात ये भी है कि IMF चाहता है इलेक्शन वक्त पे हो जाए। आज सेंट्रल कमांड के कमांडर जो है अमेरिका की, उन्होंने भी मुलाकात की आर्मी चीफ से। अब चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो भी आ रहे हैं और इस्लामाबाद में सेनेटर्स का एक वफद भी बैठा हुआ है। बड़ी सरगर्मियां हो रही हैं। तो मुझे लगता ही है कि इंतखाबात के लिए तो राह हमवार होगी, लेकिन इसमें जो मामला IMF के प्रोग्राम का है उसके बारे में बड़े सवाल हैं, क्योंकि IMF ने बड़ी सख्त पोजीशन ली है। अपनी जो 120 सफ़े की रिपोर्ट उन्होंने जारी की है, उसमें उन्होंने पिछली हुकूमत के इमरान खान हुकूमत के वज़ीर ख़जाना को भी बहुत तनकीद की है और ख़ुद इसहाक डार साहब पे भी तनकीद की है। तो वो अब चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसा न हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रजी साहब, अभी जैसे इम्तियाज़ आलम साहब भी बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ये कहते हैं कि काबिल अमल कानून साजी करनी है, क्योंकि जो निगरान सेटअप है उसने बड़े अहम मुआशी जो फैसले हैं वो करने हैं। बस यही बात है, या फिर वो जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि निगरान सेटअप की मुद्दत बढ़ाकर फिर इंतखाबात में डिले की तरफ जाया जाएगा, दुरुस्त है क्या ये खदशात? देखिए, आइनी तौर पर अगर हम देखें, और बकौल मेरे दोस्त सलमान आबिद के, यहाँ पे कौन सा काम आइनी तरीके से होता है, लेकिन आइनी तौर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है आइन का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर कि आप ये
60 दिन का या 90 दिन का सेटअप जो है इसे बढ़ा के महीनों या साल तक ट्रांसफॉर्म कर लें, क्योंकि यही देखा गया है कि 90 दिन से जब बात आगे जाती है तो फिर 11 साल से पहले रुकती नहीं है। तो लिहाजा ये तो नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। आप अगर तरमीम कर भी लेंगे उसके अंदर तो वो कोर्ट्स जो हैं उन तरमीम को उड़ा देंगी, मतलब इस तरह का कोई सेटअप करने के लिए मेरा नहीं ख्याल। ज़्यादा इसरार है और मियाँ साहब भी चाहते हैं और खुद शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म वो बने नवाज शरीफ साहब, लेकिन उनका भी अभी मामला क्लियर नहीं है। हाँ। अलबत्ता जो उनके जो सबसे बड़े हरीफ है इमरान खान का मामला अभी तक हमें उनके सामने सिवाय एक केस के कोई केस शुरू होता अभी तक नजर नहीं आया है। इमरान खान मैदान में रहेंगे, मुझे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ क्लियर हो सकेंगे। ठीक है इम्तियाज आलम साहब, आपकी ऑडियो मेरे ख्याल है बीच में इंटरप्ट हुई थी, अभी रजी साहब बात कर रहे हैं उसमें आप ऐड कीजिएगा। नहीं, उनसे तो एक तो ये बात होगी, दूसरी आज मैं जो बात ख़ास तौर पे करना चाह रहा था कि वो जो इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी के नाम के ऊपर एक शख्स ने जो कि एक टीवी चैनल का मुलाजम था, उन्होंने बदतमीज़ी की है। इस पर करते हैं रज़ी साहब बात। अच्छा चलिए, बहरहाल मैंने कहा मैं मजम्मत करने में सबसे पहले होना चाहिए मुझे। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि आइन के अंदर रहते हुए तो आप इसको नहीं कर सकते, फिर आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जाना पड़ेगा। और देखिए अब तक इस फेडरेशन को 4.5 इसके जो अरकान हैं उसको अगर किसी चीज़ ने बाहम एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है तो वो आईने पाकिस्तान है। उसके साथ जो भी हो चुका है अब तक, इसके बावजूद वो वाहिद ऐसी दस्तावेज़ है जिसके ऊपर इस मुल्क की तमाम इकाइयों का और उन इकाइयों के अंदर बसने वाली तमाम कौमियतों का इत्तफाक राय है। हम इस वक्त इतनी डिवाइडेड कौम हैं कि अगर इस तरह का कोई तजर्बा हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो हम इस तरह की जो है मुतफिका डॉक्यूमेंट जो है मुतफिका दस्तावेज़ तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इस तरह का कोई ना तो तजर्बा करने की ज़रूरत है और ना खुदारा किया जाना चाहिए कि इस आइन से बाहर जाया जाए। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कुछ सालों तक होगा, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो कि 30 दिन की बजाय नहीं 90 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो भी उसी पैरामीटर के अंदर होगा जो आइन के अंदर अता किए गए हुए हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा तशवीश में मुब्तला ना हो। ठीक है सलमान अभी साहब, इलेक्शन एक्ट में तरमीम, निगरान सेटअप के इख्तियारात में इजाफे के खदशात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं, किस हद तक दुरुस्त हैं ये खदशात? देखिए, पहले तो मुस्लिम लीग नून की पूरी मीडिया टीम, उनकी मैनेजमेंट, उनकी क़यादत को दाद देनी चाहिए। कितने शानदार अंदाज में इसहाक डार को, जिसे कहते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से, माशाल्लाह कल प्रोफेसर एहसन इकबाल समेत कई लोगों ने आके टीवी प्रोग्रामों में इसहाक डार की तारीफ़ें की और कहा कि अगर इत्तफाक राय हो जाए तो वो मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन अब वो फेक न्यूज़ की जो बात शेरी रहमान ने की है, खुद भी कहा, जी खुद भी कहा, इसहाक डार साहब ने खुद भी कहा। अब जो शेरी रहमान ने फेक न्यूज़ की बात की है तो मेरा ख्याल है मरियम औरंगज़ेब को अब कार्रवाई इस फेक न्यूज़ की अपनी पार्टी के अंदर से शुरू करनी चाहिए कि कौन था जिसने ये नाम फ्लोट किया और कौन कौन लोग जाकर टीवी पर जाकर इसके ऊपर कमेंट्री करते रहे और जैसे जाहिर किया गया कि जैसे इत्तफाक राय हो गया। हालांकि जो कमेटी 5 रुकनी बनाई है उसमें इसहाक डार साहब खुद भी शामिल हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, सरदार या सादिक साहब हैं। उनके बकौल ना तो इस तरह की कोई मुशावरत हुई, ना हमारे पास कोई नाम आया, ना हमने कोई फैसला किया। तो ये इसहाक डार का नाम कैसे आगे गया, मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए ताकि पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदी है वो भी सामने आ सके। बाकी रह गई, देखिए आपने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा, पहले हमने इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार दे दिया है कि इलेक्शन की तारीख देना उसका काम है। अब हम कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया जाए। क्यों किया जाए? आइन में तो बड़ा वाज़ेह है कि निगरान वज़ीर आज़म का काम यह है कि वो 60 दिन या 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए। अब ये कहाँ से हम माशी बोझ जो है उसके कंधों पे डालना चाहते हैं और ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि मईशत की बहाली, मईशत की मजबूती, मईशत से जुड़े मामलात के सारे अहम फैसले निगरान हुकूमत ने करने हैं और निगरान हुकूमत ने करने हैं तो वो 60 दिन में और 90 दिन में तो शायद ना हो सके, फिर हम आगे जाना चाहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिला वजह इस मामले में इबाहम पैदा किया जा रहा है कि कभी वो 60 दिन और 90 दिन के बाद ये खबरें भी इस्लामाबाद के सियासी हलकों में गर्दिश करती हैं और बहुत से लोग इसके ऊपर लिखते हैं
कि इंतखाबात के बारे में आज के दिन तक भी इबाम मौजूद है। अगरचे इम्तियाज़ आलम साहब ने कहा कि वो इबाम दूर हो रहा है और मुमकिन है कि दूर हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद ये गुफ्तगू चल रही है कि इलेक्शन को आगे किया जा सकता है और निगरान हुकूमत जो है वो अबूरी सेटअप पे चल रहा हो। रिजवान रजी के बकौल और बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने कहा आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ काश ये मुल्क आइन के मुताबिक चला होता तो आज हम यहाँ ना खड़े होते जहाँ हम खड़े हैं। और बार बार आइन के साथ की गई छेड़खानियाँ और आइन को अपने मफादात के तहत, अपने ज़ाती मामलात के तहत, ज़ाती मफादात के तहत इस्तेमाल करने की कहानी भी हमारे पास मौजूद है। तारीख़ी तौर पर ये सब चीज़ें हमने देखने को मिली हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात पे खुद भी मुत्तफिक हूँ कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। अगर हमने इलेक्शन के अंदर ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए और निगरान हुकूमत के मामलात को अबूरी हुकूमत में तब्दील किया तो उससे हमारा सियासी और माशी बुहरान बढ़ेगा। और इससे भी बढ़कर अहम बात यह है कि क्या ये निगरान हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म के फैसला पीपल्स पार्टी, PMLN और उनकी इत्तेहादी जमातों ने मिलकर करना है या किसी और ताकत ने भी करना है? क्योंकि आज के दिन तक कोई नाम, जितने नाम मीडिया के अंदर गर्दिश कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं, ज़ेरे बहस हैं, उनमें से तो कोई नाम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अभी कोई इत्तफाक राय उस तरह से सामने आया हो। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि एक नाम पीछे छुपा हुआ है और आप लोगों को बहुत हैरानगी होगी जिस वक्त वो नाम सामने आएगा और वो कौन पेश करेगा, कौन उसकी तायीद करेगा, वो भी जहन में रखिएगा। और राजा रियाज के बकौल जो नाम मैं पेश करूंगा बस वही हतमी नाम होगा। तो उसको देख लेते हैं कि कितने पावरफुल हैं हमारी हुकूमतें और कितनी पावरफुल है हमारी सियासी और जमहूरी कुव्वतें कि ये अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इंतखाब में निगरान वज़ीर आज़म का फैसला कर सकें। और उसके बाद एक और आखिरी बात यह है कि ये भी तय होना बाकी है, जैसे इम्तियाज़ आलम ने कहा कि PTI का क्या सियासी बंदोबस्त किया जाएगा, इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, नहीं लड़ने दिया जाएगा, इमरान खान नाहिल होंगे, नहीं होंगे, अभी बहुत से सवालात हैं जो इंतखाबात के हवाले से ज़ेरे बहस हैं। इसी की तस्दीक फरहतुल्लाह बाबर साहब ने भी अपने ट्वीट में कर दिया। और अभी आपने जिक्र किया जिस इंटरव्यू का, जिस सवाल का, तो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जब सवाल किया गया वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से, उन्होंने जवाब क्या दिया पहले वो सुनते हैं, फिर मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब से उनकी राय जानते हैं। आपको बना दिया जाता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, मुझे आप निकाल दे काइंडली, किसी को भी बना दिया जाता है। नहीं, आप बनने के लिए तैयार हैं? वैसे नहीं, मैं देखिए अगर आप पर ये जिम्मेदारी डाल दी जाए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अब तक जो भी अपना पिछले 30 साल में जिम्मेदारी डाली गई है, मैंने कोशिश की है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उसमें मेरा जजमेंट एरर हो सकता है, लेकिन मैंने कभी खुदा ना खास्ता उसमें, उस फैसले में या उसमें, ये सबको पता है कि मैं उसमें ज़रा भी झोल नहीं आने दी। कोई मुझे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं कभी किसी कोई कर सका या कोई मेरिट के खिलाफ काम, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये अल्लाह ने जिसे काम आदिल साहब लेना होता है उससे काम ले लेंगे। अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है उससे काम ले लेता है, और अगर जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं तो मेरिट पर उन्हें निभाऊंगा भी, इसहाक़ डार साहब ये कहते हैं। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, एक तो ये बताइएगा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जो बात की जा रही है, आइन इसकी इजाज़त देता है? और अगर जो खबर चल रही है कि इसहाक़ डार के नाम पर इत्तेफाक हो गया है, तो चूँकि वो PMLN के अहदेदार भी हैं, हुकूमत में भी हैं इस वक्त, फिर भी आइनी तरमीम की ज़रूरत रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जो आइन की स्कीम है और आइन के अंदर जो चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दी गई है वो है आर्टिकल 52, जिसके तहत एक असम्बली की जो मुद्दत है वो है 5 साल। और जब ये 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर असम्बली बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ इट शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 224 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है उसको डील करता है। अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मुशावरत के साथ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम नामजद करेंगे, और अगर ऐसा ना हो सके तो नेशनल असेंबली के स्पीकर 4 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएंगे जो कमेटी फैसला करेगी, और 3 दिन के अंदर अगर वो कमेटी फैसला ना कर सके तो आर्टिकल 224 ए के तहत जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है वो 2 दिन के अंदर किसी भी शख्स को वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म नामजद कर सकता है। जहाँ तक इसहाक़ डार साहब की बतौर वज़ीर आज़म तकर्री का सवाल है, तो इस सिलसिले में आइन जो है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और बड़ी सराहत के साथ बता दी गई है, और वो है आर्टिकल 213 से लेकर आर्टिकल 219 तक। ये जिम्मेदारी है
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो इलेक्शंस को फेयरली, ट्रांसपेरेंट मैनर में और जस्टली एंड ऑनेस्टली जो है वो कंडक्ट करवाए। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो इलेक्शन कमीशन को हासिल है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल में इसहाक डार साहब जैसे चूंकि एक पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से इलेक्शंस की जो नताइज हैं और उनकी जो ऑथेंटिसिटी है या जो उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो 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 उनकी क्रेडिबिलिटी है वो मशकूक रही है थ्रू आउट। ये इंतहाई हमारी बदकिस्मती है। और इन इलेक्शंस को भी, आने वाले इलेक्शंस को इनेकाद से पहले ही जो है वो मुतनाज़ा और मशकूक बना दिया गया है। इस तरह की जो चीजें, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो मशकूक बन चुके हैं इंतखाबात। अच्छा, इसके साथ साथ जी मुदस्सिर खालिद, आपको ये जो नाम फ्लोट किया गया है ना जी, आइन की जो पर्पसिव अप्रोच है ये बिल्कुल उसके मुनाफी है, क्योंकि ये किसी तरीके से भी मुमकिन नहीं है कि आप एक हुकूमत के जो ओहदेदार हैं, आप न्यूट्रल होना जरूरी है निगरान वज़ीर आज़म का। वो इसलिए जरूरी है कि अगर आइन के अंदर कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन अगर आइन के जो पर्पसिव अप्रोच है और अगर आइन में कोई चीज नहीं गई गई या इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो कि आइन की दफा आर्टिकल 219 जो है उसकी स्पिरिट को वायलेट करे। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक जानबूझ के या ऐसा किया गया है, या फिर इसके अंदर कोई इसकी को पॉलिटिकल मोटिव्स हैं जिसके तहत इस तरह की चीजों को इसी तरह के खदशात का जो है वो इज़हार किया जा रहा है। मोहम्मद मालिक सीनियर तज्जियाकार भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, उनकी जानिब से क्या कहा गया पहले वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अगर 30 से 35% भी इलेक्शन क्लियर इंडिपेंडेंट हुए और फेयर हुए तो बहुत बड़े अपसेट्स हो जाएंगे इस रूलिंग कोalition के लिए। 30-35% भी अगर फेयर इलेक्शन हो गए तो ये कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और इसमें बड़े मसाइल होंगे। इम्तियाज़ आलम साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? मोहम्मद मालिक कहते हैं कि अगर इंतखाबात 30 से 35% भी शफाफ होते हैं तो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बड़े अपसेट होंगे और ये जो कंट्रोल डेमोक्रेसी है ये नहीं रहेगी। आपको लगता है पाकिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी है इस वक्त? इम्तियाज़ आलम साहब, यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त भी एक हाइब्रिड निज़ाम है और एक हाइब्रिड निज़ाम खत्म हुआ, तीसरे हाइब्रिड निज़ाम की तैयारी है। और ये बात कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा वो वही तय करेंगे जो इस वक्त सियासत को हर पहलू से देख रहे हैं और चला रहे हैं, मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट से। अगर तो इन सब लोगों ने एक नाम पेश कर दिया तो सियासतदानों की फतह होगी। अगर कई नाम आए तो फिर समझिए कि सियासतदान इस मामले में मात खा गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसहाक डार साहब का जो नाम आया उसमें दोनों बातें थी, एक तो सियासतदान है, दूसरे वो इकोनॉमिस्ट हैं, तीसरा IMF से डील की है। तो मैं एक तजवीज़ दे सकता हूँ कि इसहाक डार इंटरिम सेटअप में फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन वो अगर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो उंगलियाँ उठेंगी कि भाई ये सियासी तौर पे तो एक पार्टी से मुतल्लिक हैं, तो इनके तहत मुनसिफाना इंतखाबात पे शक पैदा होगा, सवाल उठेगा। ठीक, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ आलम साहब, सलमान आबिद साहब, आप क्या मुत्तफिक हैं मोहम्मद मालिक की बात के साथ, और क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कंट्रोल डेमोक्रेसी है? देखिए, पाकिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी तो हमेशा से रही है और आज भी जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो सियासी कुव्वतों के हाथ में तो कम है, किसी और की कुव्वतों के पास ज़्यादा है। इसका जिक्र भी इम्तियाज़ आलम साहब भी कर रहे हैं। और हुकूमत हो या अपोजिशन, उन्होंने तो अपनी पोजीशनें खुद विड्रॉ करके जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चीज़ों को फेंक दिया है। दूसरी बात यह है कि इंतखाबात फेयर होना, वो 30-35 को छोड़ें, पाकिस्तान में कोई एक भी इंतखाब अगर फेयर हुआ है तो मुझे बता दीजिए। हर इंतखाबात के ऊपर कई तरह के सवालिया निशानात मौजूद हैं और जब पहले से बैठ के, इंतखाबात से पहले बैठ के हम नताइज भी तय कर लें, हुकूमत भी तय कर लें, हुकूमत की फॉर्मेशन भी तय कर लें, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी कर लें, तो फिर ये आर्टिफिशियल किस्म के इंतखाबात की क्या हैसियत रह जाती है। इसलिए जब वो कह रहे हैं कि 30-35% भी अगर इलेक्शन फेयर हो जाए तो मैं कहता हूँ वाकई पाकिस्तान में बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नजर नहीं आ रहा। रजी साहब,
देखिए, मोहम्मद मालिक साहब जो हैं वो MD PTV भी रहे, उसके बाद ये पंजाब हुकूमत के स्पेशल एडवाइज़र भी रहे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के। और जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने फिर भी जाके अपनी दरख्वास्त डाली थी, और कुछ जालिमों ने उस वक्त जो था वो सुन लिया था कि इनको शहबाज शरीफ साहब ने बहुत डांटा था। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे शख्स को जिसने हर वक्त अर्जी हाथ में उठाई हो, उसकी राय को इतना वजन नहीं देना चाहिए कि हम उसको डिस्कस करने यानी आप कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं समझते? देखिए, उसी तरह का निज़ाम है जिस तरह का पहले था, जिस तरह का इमरान खान के साथ था, और जिस तरह का अब है या नहीं ये बताएं। कंट्रोल्ड है या नहीं ये बताएं। नहीं, मैंने कहा उसी तरह का निज़ाम है जिस तरह का इमरान खान के साथ था। अच्छा, ठीक है, पॉज लिया है आपने थोड़ा सा, चले वो सुन रहे हैं जिन्होंने सवाल। इमरान खान के साथ जो निजाम था उसके बारे में जरा नाम ले दे, वो कौन सा था? ये बात है, ठीक है। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे? उस हसीन रशीदा का नाम मैं तो ये समझता हूँ जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ एक रवायत चल पड़ी है कि इलेक्शंस के, और इलेक्शन जो है वो कोई हल नहीं है जब तक कि इलेक्शन जो है वो शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। हमारी जो हालात हैं वो किसी तरीके से बदलने वाले नहीं है। और एक और बात जो आपने की इससे पहले कि आइन में तरमीम और इलेक्शन लॉज में तरमीम, इस जरा क्विकली बताइएगा कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है या नहीं? जी नहीं, कंट्रोल डेमोक्रेसी तो इसमें कोई शक नहीं है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो चीजें आपको नजर आ रही हैं जिस तरीके के साथ। इसी के साथ ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस में चेयरमैन PTI को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। इसके साथ साथ अदालत में आज जज हुमायूं दिलावर ने किसको शटअप कॉल दी और फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही इंसाफ के लिए अदालत से रुजू भी कर लिया। अदालती मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज अदालती लिहाज से बड़ा अहम दिन था। चेयरमैन PTI के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी होने के बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही साथ अदालत में आज जज हुमायूं दिलावर ने शटअप कॉल भी दी है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने इंसाफ के लिए अदालत से रुजू भी कर लिया है। साथ ही साथ कप्तान से सहाफ़ी का एक सवाल भी हुआ जो कि बड़ा नागवार गुजरा। अता तारड़ की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई, उनकी कुछ अदालत में ली गई तस्वीर वायरल हुई। इसके साथ साथ चेयरमैन PTI पर बोतल या जूता फेंका गया, इस हवाले से भी डिस्कशन होती रही। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्तियाज़ आलम साहब, अगर चेयरमैन PTI को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस गिरफ्तारी के बाद आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं उनका? देखिए, ये तो केस इतना है कि इमरान खान पेश हो जाएंगे, अगर माफीनामा जमा करा दे तो इलेक्शन कमीशन को मान लेगा। जिस तरह हमने देखा चौधरी जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनकी केस में उन्होंने कहा कि ज़ुबानी माफ़ी मांग दी, उन्होंने कहा हम लिख कर दे दें। लेकिन जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ बड़ी अहम है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इलेक्शन की मुहिम से अगर वो वक्त पे हो रहे हैं तो इमरान खान को इंतखाबी मुहिम से नहीं निकाला जा सकता, ना उनकी पार्टी। ये केसेस उनके साल भर तक अदालतों में चलते रहेंगे। वो शायद किसी एक में भी उन्हें फाइनल कोर्ट में सजा न हो। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ का मामला ज़्यादा संजीदा है। वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अभी तक उनके लिए कोई कानूनी रास्ता निकलता नजर नहीं आया जो उनकी ताहयात नाअहली का है। इम्तियाज़ आलम साहब, मरीम नवाज साहिबा ने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं, जलसों का ऐलान भी कर दिया है। तैयारियां बड़े अरसे से देख रहे हैं क्योंकि उनके पास सबसे पॉपुलर नाम नवाज शरीफ साहब ही का है, और नवाज शरीफ साहब ही पंजाब में बड़े चैलेंजर होंगे इमरान खान के मुकाबले में, और उनकी फॉलोइंग भी है। और लेकिन इस अरसे में ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी खदमात पेश करके खुद को बड़ा काबिल कबूल बना दिया है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कंपटीशन है इस मामले में। लेकिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार, जी क्या कह रही? दोनों भाइयों में है कंपटीशन। मुझे लगता ही है कि कंपटीशन तो है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो खिदमत अंजाम दी हैं मुमलिकत खुदादाद के लिए वो बहुत शानदार है। तो उसके लिए जाहिर है कि उन्हें
वो अगर रहे अगले 5 साल भी तो वो एक सफा मजबूत हो जाएगा, इमरान खान की तरह पक्का नहीं होगा। लेकिन ये जो नवाज शरीफ का मामला है वो बड़ा क्रिटिकल है, मैं समझता हूँ। और नवाज शरीफ को वापस मेरी राय में तो आना चाहिए, और मैं ये नहीं समझता कि आप इमरान खान को ऐसी लपेट के किसी डरबे में बंद करके कहीं फेंक सकते हैं। वो एक सियासी हरकत हैं और रहेंगे। और बेहतर यह है कि जो केयर टेकर के मामले में आप प्राइम मिनिस्टर एक खत भी लिख दें इमरान खान को कि उनकी क्या तजावीज़ हैं, उनके जहन में वो कौन से 2 तुर्रम खान हैं और हातिम ताई हैं जो इस जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के फ़राइज़ बड़ी गैर जानबदारी से और जुर्रतमंदी से अदा कर होंगे। अच्छा, तो मैं एक अलबत्ता नोटिस देना चाहता हूँ इस केयर टेकर की इस गवर्नमेंट को कि अगर एक नाम भेजेंगे तो इनके लिए इनका भला होगा। अगर 2 नाम 3 नाम 4 नाम चले गए तो फिर ये समझें कि केयर टेकर इनके हाथ में नहीं होगा, और केयर टेकर चलेगा उसी की मंशा पे। वो जो एक शेर भी है कि जो 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 चाहेंगे, क्या है रजी साहब, जो पिया चाहे करें सागन, वो जो पिया मन भाई। अच्छा जी, जो पिया मन भाई। रजी साहब एक जो पिया जी ठीक है। रजी साहब, आज जो सहाफ़ी से की जानिब से जो बदतमीज़ी की गई चेयरमैन पीटीआई के साथ, इसके साथ साथ जो बोतल फेंकी गई, ये रवैया दुरुस्त है? आप इस पर पहले भी बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप इस पर बात। 2 मुख्तलिफ वाक़यात हैं। बोतल जो गिरी है, अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब मतलब फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में उस जगह से गुजर चुके थे, और वो बोतल ऊपर से गिरी या फेंकी गई। हमें वो गिरती हुई नज़र आई है, लेकिन गिराने वाला नज़र नहीं आया। वहाँ पे PMLN के अताउल्लाह तारड़ साहब की तस्वीर भी इमरान खान साहब ने शेयर की है, जो कि उसी कमरा अदालत के अंदर मौजूद ऑडियो लीक हुई है। अच्छा, वो सुनी आपने? नहीं, वो मैंने नहीं सुनी प्रोग्राम में आने से पहले। लेकिन ये है कि एक ये भी सूरत है। लेकिन जो तीसरी सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि वो एक ऐसे TV चैनल के एक मुलाजम जो अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं, तैयब बलोच साहब जो हैं, तैयब बलोच साहब ने इमरान खान साहब के साथ बदतमीज़ी की है, और सवाल के कवर के अंदर जो है वो उन्होंने बदतमीज़ी की। और रोका किसने तैयब बलोच को? मतीउल्लाह जान ने। मतीउल्लाह जान ने ना सिर्फ कि उनको रोका, बल्कि सख्ती से उनका हाथ पकड़ के उनको वहाँ से परे कर दिया और कहा कि ये बदतमीज़ी है, ये सवाल नहीं है, ये बदतमीज़ी है। तो मुझे याद आ गया कि ये जो मतलब कि जो बुराइयाँ होती हैं ना, वो बांझ नहीं होती, वो फिर अंडे बच्चे देती हैं। ये वो TV चैनल है जिसके ऊपर नवाज शरीफ नाअहल और भगोड़ा और पता नहीं क्या, मतलब खबरनामे के अंदर नाअहल नवाज शरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। और एक ऐसे साहब जिनका मैं नाम लूँ तो सलमान आबद भाई नाराज़ हो जाते हैं, उनके बरादर निस्बती यहाँ पे बाकायदा आला ओहदे के ऊपर फायज है इस TV चैनल के ऊपर, जिससे वो बच्चा बिलोंग करता था। अब मेरा मतलब है, उसको आपने जब इस तरह करके ट्यून करके भेजा होगा तो ये कौन सी सहाफत हो रही है। लेकिन आप फितरत का इंतकाम देखिए कि मतीउल्लाह जान साहब ने इमरान खान साहब को रेस्क्यू किया, जिनको जब उठाया गया तो इमरान खान साहब ने उसके बाद कम से कम 2 इंटरव्यूज में कहा कि ये वो कौन सा उठाना था। सर, उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी, बड़े अहम ओहदे पर है। शाम को उनको रिहा कर दिया गया और सुबह उनको उठा लिया गया था, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो बहरहाल ये हमारे जो सियासतदान हैं, इनको ये समझना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट आज आप दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुस्त, वो कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। और आपको अगर इस सिचुएशन से कोई बंदा रेस्क्यू कर सकता है तो वो पेशा वराना और कमिटेड जर्नलिस्ट है जिसने अपने पेशे के साथ वफादारी का और इस मुल्क के साथ वफादारी का बाकायदा बीड़ा उठाया हुआ है। वही आपके साथ इंसाफ करेगा उस वक्त भी जब ये वक्त का पहिया घूमेगा। ठीक है, अब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलमान आबिद साहब, मुबैना जो ऑडियो लीक हुई है अता तारड़ की, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे और उनकी जानिब से क्या क्या कहा गया है, कुछ तस्वीर भी उनकी वायरल हुई है, उस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम अता तारड़ की एक ऑडियो लीक का जिक्र कर रहे थे। मुबैना ऑडियो लीक में अता तारड़ ये कहते हैं कि PTI की हाजिरी ज़्यादा होती है, वो बदमाशी करते हैं, हमारी हाजिरी अदालत में ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि PTI बदमाशों की तरह दनदनाती है और हमारे 2 लोग होते हैं, अभी हम हुकूमत हैं,
हुकूमत में है तो ये हालात हैं। सलमान आबिद साहब, इस पर पीटीआई का ये दावा है कि हालात खराब करने की साजिश जो है वो बेनकाब हुई है, वाकई ये साजिश थी जो बेनकाब हुई? पीटीआई के मौक़िफ़ की तो हमायत नहीं करता कि साजिश बेनकाब हुई है, लेकिन देखिए हर सियासी जमात में इस तरह के शाह से ज़्यादा शाह के वफादार मौजूद होते हैं, जो माशाल्लाह नंबर बनाने के लिए मास्टर्स होते हैं। सियासत से उनका कोई बहुत गहरा ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सियासी मैदान के अंदर उनको खड़ा कर दिया जाता है। इनमें एक किरदार अता ताड़ड़ भी है, और ये जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ हालात को कंट्रोल करने के लिए, PMLN का नैरेटिव मजबूत करने के लिए, यहाँ हमारी मोनोपोली बर्तरी करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग दरकार हैं। लेकिन मसला ये है, इतनी बड़ी जमात है, पंजाब में उसका सिक्का चलता है, हुकूमत में वो बैठे हुए हैं इस वक्त, निगरान सेटअप भी पंजाब में माशाल्लाह उनका अपना ही है। वो उन्होंने शहबाज स्पीड के साथ साथ मोहसिन स्पीड का नाम भी दे दिया है। बंदे वहाँ अगर उनके बकौल 2 या 4 पहुँचते हैं तो ये तो मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए बंदे क्यों नहीं पहुँचते, या जिनकी उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई थी वो वहाँ पे बंदे लेके क्यों नहीं पहुँचे, तो एहतसाब कर लें। लेकिन सवाल सारा ये है, अदालतों के अंदर चाहे वो PTI करे, चाहे वो PMLN करे या कोई और जमात करे, इस तरह से अपने लोगों को लेकर जाना और वहाँ इस तरह के मजमे लगाना और अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा करके अदालतों पे दबाव डालने की जो रिवायत है वो कोई अच्छी नहीं है। माजी में भी हरकतें होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। मैं तो इसका शदीद मुखालिफ हूँ। अदालत को अदालत ही रहने दिया जाए, मखसूस लोगों के साथ अदालत में जाया जाए, कानूनी मामलात को कानूनी तरीके से डील किया जाए। जब हम कानूनी मामलात के अंदर सियासत लेके आते हैं और सियासी करके बाकायदा जुडिशरी के ऊपर, अदलिया के ऊपर दबाव डालते हैं। अब आपने उनकी बात की कि वो जजेस दिलावर साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले शटअप कॉल दी, उसके मुकाबले में फिर वो वकील जो हैं उन्होंने कहा कि यू शटअप। अब ये रवैया जो है हमारे यहाँ अदालतों के अंदर, वो जो सियासी तनाव जिसकी बात अभी रिजवान रज़ी साहब कह रहे थे कि सियासी तकसीम बहुत ज़्यादा हो गई है, अनफॉर्चुनेटली वो हमें जुडिशरी के अंदर भी नज़र आ रही है। तो वो चीज़ें कोई अच्छी साइन नहीं है ये पाकिस्तान की जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के लीगल कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। ये जो शिद्दत पसंदी आ गई है ना, और ये जो हम अदालतों के ऊपर चढ़ाई करके अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चीज़ें करना चाहते हैं, इससे कोई अदालती निज़ाम की और इंसाफ के निज़ाम की खिदमत तो नहीं हो रही। और सब जमातों को इसके ऊपर अपने अपने तर्ज अमल को रिव्यू करना चाहिए। हुमायूं दिलावर साहब के जो फेसबुक अकाउंट है उसका मामला कुछ चल रहा है, देखिए अब वो उन्होंने FIA को दरखास्त दे दी है, FIA नहीं करते। अब वो FIA जो है वो उसको ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो पोस्ट शायद ठीक है, तो अब उन्होंने दरखास्त जमा करा दी ना FIA को, FIA उसको इन्वेस्टिगेट करे, जो भी लोग उसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, क्या आपको नहीं लगता अदालतें अखाड़ा बन चुकी हैं इस वक्त? जो भी आज जज हुमायूं दिलावर का जो रवैया था या जो कुछ उनके साथ हुआ, ये सब कुछ क्या दुरुस्त है? देखिए, नीचे से ऊपर तक जो है ना, सूरत हाल यही है कि आज हम जिस जगह खड़े हैं उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे सियासतदानों ने अदालतों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। और बदकिस्मती से मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, और मैं बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि अदालतें भी जो हैं उन्होंने भी अपने आप को बहुत सारे मामलात में, अपने आप को सियासी मामलात में इन्वॉल्व किया है, और ये मामला नीचे से ऊपर तक। अब ये जो मामलात इस वक्त केसेस जो चल रहे हैं निचली अदालतों में, ये तो खैर किसी प्रोसीडिंग्स हैं जो चल रही हैं, लेकिन बहरहाल ये किसी तौर पर भी जो है इस चीज़ को आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि ये अदालतों के अंदर ये उलटबाजी और ये जो लोग लेके जाते हैं और जिस तरीके के साथ प्रेशराइज किया जाता है, इसको किसी तरीके से भी अप्रूव नहीं किया जा सकता। और आज देखिए हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारे माशी हालात क्या है, बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारी सियासी पोजीशन क्या है, और आज हम किन मौज़ूआत पे और किन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि जनाब कौन कितने बंदे लेकर अदालत में आता है, और किसी ने बोतल फेंक दी और किसी ने जूता दिखा दिया। ये जो मामलात हैं, ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। और अदालतों को इस तरह से, और फिर यह है कि ये जो हमारा एक सिस्टम है, स्टेट का एक निज़ाम है, इसमें हुकूमत अपनी जगह पे है, अदालतें अपनी जगह पे खड़ी हैं और इंतजामिया अपनी। जब तक ये सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये इन प्लेस नहीं होंगे, और जब एक दूसरे को इस्तेमाल किया जाता रहेगा अपने सियासी मफादात के लिए, और ये अब तो पहले मामला ये था कि इंडिविजुअल सियासतदान जो होते थे या कोई सियासी जमातें जो होती थी वो अपने मफादात के अदालतों को इस्तेमाल करती थी। अब सूरत हाल जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है, और इसमें माशाल्लाह हमने बहुत तरक्की की है कि अब इदारती तौर सतह पर भी, इदारों की सतह पर भी जो है वो इस चीज़ को बालाताक रखा जाता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, रूल ऑफ लॉ क्या है, आइन क्या कहता है। लेकिन जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखा जाता है
वो ये है कि जी इदारे के मफादात को जो है वो कैसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महफूज किया जाए। तो ये किसी सूरत भी अदालतों का इस तरह से अदालतों को मुलायन करना, अदालतों को मुतनाज़ा बनाना और अदालतों के अंदर जो इस तरह के वाक़यात है, उससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो रियासत को होता है और इससे रियासत कमज़ोर होती है। और हमारे सियासतदानों को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि अगर रियासत कमज़ोर होगी तो हमारे मुल्क की सियासत भी नहीं रहेगी, हमारे मुल्क का वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा और फिर मैं समझता हूँ कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी और ऐसा ना हो कि जख्म बने जख्मे ना तवा, चाहो भी तुम तो मदावा ना हो सके। ठीक है सर, क्विकली मैं जरा माजरत के साथ अब्बासी साहब की इजाजत से शेर दुरुस्त कर लूं जी। तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। वाह, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं क्विकली। मैं इस पर आप सबकी राय जानना चाहूंगी। सैलाब की वार्निंग जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जारी कर दी गई है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। इम्तियाज़ आलम साहब, क्या लगता है आपको आने वाले इंतखाबात इस सैलाब से किस हद तक जो है वो डिले का शिकार हो सकते हैं, किस हद तक मुतासर हो सकते हैं? देखिए, इस दफ़ा मानसून यकीनन कुछ ज़्यादा हुई है, लेकिन वैसी नहीं है जिस तरह गुज़िश्ता साल सैलाब के हाथों 30 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे, या शायद 3 करोड़ 30 मिलियन। तो वैसी सूरत नहीं है। ठीक, वैसे जो है पाकिस्तान में इंतखाबात के बारे में खुशफहमियाँ जो हैं मुद्दत हुई है, हम छोड़ चुके हैं। अब अगर अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी हो कि इंतखाबात वक्त पर हो जाए और साफ सुथरे का, तो मुझे कहते हो कि बड़ी हिचकिचाहट होती है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि किसी सूरत में इस हुकूमत को इंतखाबात को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। ठीक, किसी सूरत में इन्हें एक से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का। किसी सूरत में इन्हें ये जो तब्दीली लाना चाह रहे हैं ना इलेक्टरल लॉ में, कि उसे एम्पावर किया जाए केयर टेकर सेटअप को तमाम तरह के काम करने के लिए, वो बिल्कुल तरमीम ना की जाए। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारेंगे। अगर एक पावरफुल केयर टेकर सेटअप होगा तो वो 6 महीने भी चल सकता है और साल भी चल सकता है। उसके लिए जवादात घड़े जा सकते हैं, जवादात बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यही है कि केयर टेकर को केयर टेकर रहना। बिल्कुल ठीक है जी। रजी साहब, क्या सवाल था आपका? आप देख रहे हैं कि जिस सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है उससे इंतखाबात मुतासर होंगे? बिल्कुल, मैंने एनडीएमए का डाटे का तजिया किया है और एनडीएमए चूंकि पता है आपको इंडियन अथॉरिटी के साथ पूरी तरह राब्ते में रहता है, तो वो डाटे से मुझे किसी भी अपने दरिया के अंदर इतना ज़्यादा ओवर फ्लडिंग नज़र नहीं आ रही जिसके नतीजे के अंदर बहुत कोई डिवास्टेशन हो जाए। दरिया का जहाँ पे बह रहा होता है उससे निकल के पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो पार्ट के अंदर ही रहेगा और माशाल्लाह सतलुज का तो ये भी हाल नहीं होगा। रावी और चनाब जो है वो थोड़े से स्पिल ओवर करेंगे, तो वो कोई इतनी ज़्यादा स्पिल ओवर नहीं है। मैंने माहिरीन से पता किया कि जिसके नतीजे में कोई बड़े इलाके ज़ेरे आब आ जाएं। ये वही जो दरियाओं के जो होते हैं, पार्ट जो होते हैं, उनके अंदर जो बसे हुए गाँव होते हैं वहां पे होगा, वो कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी। ठीक है, सलमान आबिद साहब। चलें, आपको मुबारक हो कि आपने एक और इजाफा कर दिया इशू को कि कहीं सैलाब को बुनियाद बना के, पहले भी तो चल रहे सैलाब को बुनियाद बना के इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। मेरा देखिए बात यह है, मैंने तो आपको कहा है, जहां ताकतवर तबकात ने कोई फैसला करना होता है तो वो इफ एंड बट के साथ खेलता है, तो उसमें सैलाब आ जाए, माशी इमरजेंसी आ जाए और पता नहीं क्या क्या मर्दमशुमारी के नतीजे आ जाए, कुछ भी जवाब बनाया जा सकता है अगर किसी ने इंतखाबात बाकी नहीं करा। कल को आप कहेंगे कि आंधी आ गई है, इंतखाब मुलतवी कर सर क्विकली, टाइम कम है। जो मौसमी तग़यानी से ज्यादा जो है इलेक्शन के इल्तवा में सियासी तग़यानी जो है उसका मुल्तक़िल ज्यादा होगा। ठीक है, सियासी तग़यानी वजह बन सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।